हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं एमपी फॉलेट के बारे में डिस्कस। तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंकर हमारे पास ये रहेंगी और इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करी हुई हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं और या बिल्कुल पीवाईक्यूज में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो एमपी फॉलेट एक इकलौती फीमेल ऑथर है जिनको आप पढ़ने वाले हो यहाँ पर। सो शी इज एमपी फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट पूरा नाम इनका है। 1868 से लेकर 1933 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैरी पार्कर फॉलेट पैदा हुई क्विंसी मैसाचुसेट्स यूएसए में और रेडक्लिफ कॉलेज इन्होंने ज्वाइन किया था। ग्रेजुएशन करी इन्होंने इकोनॉमिक्स, लॉ, फिलोसफी, गवर्नमेंट में 1898 में। उसके बाद पेरिस गई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, सोशल वर्क कर रही। एंड फॉलेट वाज द फर्स्ट लेडी पायनियर इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट की हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स यहाँ पर हैं। तो उस जो भी यहाँ पर थॉट्स दिए, थ्योरीज दिए, चाहे आपके क्लासिकल है चाहे आपके बिहेवियरलिस्ट है, एवरी मतलब कोई भी चीज यहाँ पर आप इंक्लूड करें हैं तो उसमें अगर हम देखें पहली लेडी पायनियर थी, यानी कि लेडी थिंकर पहली थी उस दौरान जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हुआ करती थी। तो एग्जाम्पल था उस वक्त का वुमेन एम्पावरमेंट का, जब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी यहाँ पर हुआ करती थी। आपने देखा होगा जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी यहाँ पर थिंकर्स हैं, हमारे पास मेल मिलेंगे और डेफिनेटली जो है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल काम भी उन्होंने किया है। लेकिन अलोंग विद देम मैरी पार्कर फॉलेट ने अपने विचार रखने की यहाँ पर कोशिश करी और बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को भी रखा। हालांकि क्रिटिसिज्म हुआ उनका, बहुत सारी चीजें और भी है, दैट इज द सेपरेट इशू। फॉलेट ने इनिशिएट किया द स्टडीज ऑन इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। तो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के ऊपर उन्होंने स्टडी करा। शी डेमोन्स्ट्रेटेड हर बिलीव्स इन वेरियस फील्ड, जैसे कि बहुत सारे फील्ड्स में इन्होंने अपने जो है बिलीव्स, अपने आइडियाज दिए, जैसे गवर्नमेंटल अफेयर में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, वॉर एंड पीस में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये सारी की सारी चीजें इन्होंने क्या है यहाँ पर अपने आइडियाज यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हर राइटिंग्स आर फिल्ड विद प्रैक्टिकल विजडम, डीप फ्लैशेस ऑफ इंट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक डायनामिज्म। तो कुछ फीचर्स हैं उनकी राइटिंग के कि क्या क्या चीजें इन्होंने इसमें इंक्लूड करी हुई है। तो प्रैक्टिकलिटी की बात इन्होंने करी हुई है, इंट्यूशंस की बात करी हुई है, डेमोक्रेटिक डायनामिज्म की यहाँ पर बात करी है। काफी डेमोक्रेसी पे काफी ज्यादा इनका होल्ड भी रहा हुआ है। तो पीटर ड्रकर ने इनको कहा हुआ है प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैनेजमेंट का प्रॉफिट होता है कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जिसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ किसी चीज के ऊपर, या फिर हम कहें कि भाई जिसने शुरुआत भी करी हो यहाँ पर। तो पीटर ड्रकर ने उनको कहा प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट। किसको कहा जी? एमपी फॉलेट को। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको पीवाईक्यू में डायरेक्टली पूछा गया है कि किसने एमपी फॉलेट को प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट कहा या किसको पीटर ड्रकर ने प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट कहा। ये सारी की सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो फॉलेट के जो काम थे, टास्क थे, जो भी पब्लिकेशन थी, गिव अ ग्रेट पर्सपेक्टिव ऑन क्रिटिकल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थीम। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट पे उन्होंने बात करी, पावर पे बात करी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करी, लीडरशिप है, कंट्रोल है, पार्टिसिपेशन है, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है एमपी फॉलेट ने अच्छे से डिस्कस करी हुई हैं और इनको हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर एमपी फॉलेट ने दिए हैं। तो सबसे पहले कुछ मेजर पब्लिकेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 1896 पीवाईक्यू में आ चुका है जी। न्यू स्टेट 1918 पीवाईक्यू में आ चुका है, बिल्कुल अभी आया है रिसेंटली 2023 में शायद। क्रिएटिव एक्सपीरियंस इन 1924। डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है। डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 एडिट किया था उसको मेटकाल्फ एंड उर्विक ने, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। डायरेक्टली भी पूछा गया कि डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन कब लिखा गया, और ऐसा भी पूछा गया है कि डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एमपी फॉलेट का वर्क था, इसको एडिट किसने किया? मेटकाल्फ एंड उर्विक ने। और फ्रीडम एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1949 में लिखा है इन्होंने, इसको भी एडिट किया उर्विक ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है जी, क्योंकि ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब एग्जाम में आपको एक ऐसी बुक के बारे में या ऐसे थिंकर के बारे में जरूर पूछा गया होता है जिसका जो वर्क होता है कोई किसी ने एडिट करा हुआ होता है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। स्टेटमेंट है डेनियल रेन की। स्टेटमेंट क्या देते हैं? ही सेज क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम शी बिलोंग्ड टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट इरा एंड फिलोसफिकली
फिलोसफिकली का मतलब होगा जो आइडियाज, अकॉर्डिंग टू द आइडियाज शी गिव टू द सोशल मैन इरा। क्रोनोलॉजिकली वो बिलोंग करती है साइंटिफिक मैनेजमेंट इरा से, क्लासिकल इरा से, जबकि अगर फिलोसफिकली देखें, उनके जो आइडियाज देखें वो सोशल मैन इरा के हैं। उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस की बात करी, उन्होंने यहाँ पर बिहेवियर रिलेशन, या हम कहें कि भी ह्यूमन बिहेवियर की यहाँ पर बात करी है ना। तो ये सारी की सारी चीजें अगर हम देखें तो कई बार क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुकी है स्टेटमेंट। वैसे रन का कहना ये है कि अगर हम टाइम के हिसाब से देखें, जब वो पैदा हुई या जब भी उनका जो टाइम रहा, तो वो तो क्लासिकल इरा चल रही थी 1933 तक वहां पर, ठीक है। लेकिन जब हम फिलोसफिकली देखें या उनके आइडियाज की देखें, तो वो क्लासिकल इरा के थे ही नहीं। वो कहीं मतलब एडवांस लेवल के आइडियाज उन्होंने यहाँ पर दिए थे, जो कहीं ना कहीं आगे फिर ह्यूमन रिलेशनिस्ट है, आपके बिहेवियरलिस्ट है, उन्होंने अडॉप्ट करे। कॉन्सेप्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन में जाए तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास जो एम्पी फॉलेट का है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट। कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट, तो शी प्रेजेंटेड अ पेपर ऑन कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट बिफोर द ब्यूरो ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1925। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पेपर था कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट, इसमें इन्होंने पूरा पूरा जो है कॉन्सेप्ट दिया था इसका कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट का। तो ये कहते हैं फॉलेट की जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, कन्फ्लिक्ट का मतलब जो भी आपका डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी आपकी विचारों में जो भिन्नता होती है, डिफरेंसेस होते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपके कन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसको इन्होंने कंसीडर किया कि नॉर्मल चीज है भाई, ये तो नेचुरल चीज है, होती है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में होगी। आप घर में होते हो, घर में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। The conflict is only the difference of opinions and interests among the members of the organization. इन्होंने conflict को define किया कि conflict क्या होता है। conflict होता है difference of opinions and interest, कि भाई आपकी विचार अलग है, आपकी राय अलग है दूसरों से, आपके इंटरेस्ट, आपके कुछ यहाँ पर नेचर अलग हो सकता है, कुछ भी है, तो दैट इज बेसिकली डिफरेंस, दैट इज बेसिकली द conflict। जो डिफरेंस है, अलग अलग होना, अलग अलग विचार होना, अलग अलग राय होना, यही जो है बेसिकली ये जो डिफरेंस है, इसको हम कंफ्लिक्ट कहते हैं। और कंफ्लिक्ट क्या है? इट इज नॉट अ वेस्टफुल आउटब्रेक ऑफ इनकम्पेटिबिलिटीज। इनकम्पेटिबिलिटीज का होता है जो यहाँ पर मिसमैच होती हैं चीजें, हम कहें कि भाई जब हम एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। तो मतलब अगर हम एक जैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंफ्लिक्ट है उसकी वजह से जो कंफ्लिक्ट हो रहा है वो वेस्टफुल आउटब्रेक यहाँ पर, या उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है, या हम कहें कि भाई जो कंफ्लिक्ट्स हैं वो बिल्कुल बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट अ नॉर्मल प्रोसेस, इसको क्या कहा? कंफ्लिक्ट को नॉर्मल प्रोसेस कहा, बाय विच सोशली वैल्यूएबल डिफरेंसेस रजिस्टर देमसेल्व्स फॉर द एनरिचमेंट ऑफ ऑल कंसर्न्स। फॉलेट ने कहा कि कंफ्लिक्ट कोई वेस्टफुल आउटब्रेक नहीं होती इनकम्पेटिबिलिटीज की, बल्कि एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली जिसकी वजह से क्या होता है, सोशली वैल्यूएबल जो डिफरेंसेस होते हैं वो बाहर निकलते हैं, कहीं ना कहीं एनरिच करते हैं सभी को, वो कहीं ना कहीं हमें जो कंफ्लिक्ट्स हैं उनसे कुछ सीखने को यहाँ पर मिलता है। वी लर्न फ्रॉम द कंफ्लिक्ट्स बेसिकली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉलेट, कंफ्लिक्ट इज अ मूवमेंट इन द इंटरेक्शन ऑफ डिजायर्स। तो ये पीवाईक्यू में स्टेटमेंट आ चुकी है इनकी। फॉलेट कहती है कि कंफ्लिक्ट क्या है? कैसा मूवमेंट है, कैसा लम्हा, एक ऐसा पल होता है जब यहाँ पर इंटरेक्शंस होती हैं बहुत से लोगों की डिजायर्स की, जब हमारे इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं, फिर जाके जो है कंफ्लिक्ट होता है। कुछ कहते हैं जी ऐसा है, कुछ कहते हैं वैसा है, तो जब विचार नहीं मिलते हैं आपके, तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। हम जो है अपने अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तो conflicts basically are unavoidable in human organizations because of individual differences। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपने पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में देखा होगा, तो इंडिविजुअल डिफरेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट आता है क्लास में, वो अलग होता है बाकियों से। अगर 10 स्टूडेंट हो तो 10 स्टूडेंट अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड उनका हो सकता है, अलग अलग अपब्रिंगिंग उनकी हो सकती है, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस, अलग अलग उनके पेरेंट्स का एजुकेशनल स्टेटस, बहुत सारी चीजें हो रहा है, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आता है। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वहां पर डिफरेंसेस है, अलग अलग है, सभी अलग अलग विचार है, अलग अलग इंटरेस्ट है, अलग अलग नेचर है। तो उस वजह से क्या है, हम अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं कन्फ्लिक्ट्स को। कन्फ्लिक्ट्स आर अनअवॉइडेबल जहां तक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की बात है। तो सिंस कन्फ्लिक्ट्स आर अनअवॉइडेबल, जैसे कि हमें पता है कि जो कन्फ्लिक्ट्स है वो अनअवॉइडेबल है, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट समथिंग बैड, one should try to capitalize on it and make use of it to do something good। अब जैसे कि सच्चाई ये है, यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि जो कंफ्लिक्ट है वो अनअवॉइडेबल है,
तो अगर कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर अनअवॉइडेबल है तो बजाय इसके कि हम इसको कुछ बुरा कहें, बजाय इसके कि भाई हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो बहुत गलत चीज है जी कन्फ्लिक्ट, हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, इसका हमें यूज करना चाहिए और कुछ अच्छा करने के लिए यूज करना चाहिए। क्योंकि जब कन्फ्लिक्ट होते हैं बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं, और बहुत सारी चीजें जब बाहर निकलती हैं, बहुत सारी बातें, तो उनको समझ के हमें कुछ नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग। अकॉर्डिंग टू फॉलेट, conflict is the movement in the direction of desire, जैसे कि हमने इस लाइन में पढ़ लिया है। और just as there are destructive ways of dealing with such movements, there are also constructive ways। अब conflicts हैं तो conflicts होने ही है, ये तो हमने पढ़ लिया, इसके बिना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह सकती है। conflicts तो होंगे जहां जहां ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस है। इसके साथ साथ फॉलेट कहती हैं कि ठीक है जी conflict तो है, लेकिन उनको रिजॉल्व तो करना जरूरी है ना। तो इसीलिए हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव तरीका, ऐसा डिस्ट्रक्टिव तरीका जो नुकसान करे, या हम कहें कि भाई एक नेगेटिव एस्पेक्ट में जो है कन्फ्लिक्ट को सही करने की कोशिश करता है। और एक होता है कंस्ट्रक्टिव वे, जहां पर हम पॉजिटिव सेंस में चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वो तरीके हैं देखते हैं जरा। तो डिस्ट्रक्टिव तरीका होता है, एक कंस्ट्रक्टिव तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक डिस्ट्रक्टिव तरीका होता है, कंस्ट्रक्टिव तरीका होता है कन्फ्लिक्ट्स को डील करने का। तो शी प्रेफर्ड कंस्ट्रक्टिव मेथड। तो फॉलेट ने कहा कि हमें कंस्ट्रक्टिव मेथड यहाँ पर अपनाना चाहिए, एक पॉजिटिव अप्रोच हमें यहाँ पर अपनानी चाहिए कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। इसमें होती क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। फॉलेट की एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये पीवाईक्यू में आ चुकी है स्टेटमेंट। ऑल पॉलिशिंग इज डन बाय फ्रिक्शन। ये कहते हैं कि कोई भी चीज है जिसमें जितना ज्यादा फ्रिक्शन होता है, घर्षण बेसिकली है ना, तो जितना भी घर्षण होता है, या हम कहेंगे कोई भी चीज अगर हमें पॉलिश करनी है, पॉलिश करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा जो है घर्षण करते हैं, तो उसी से जो है चमक आती है किसी भी लकड़ी के टुकड़े में या किसी में भी। तो जितनी भी पॉलिशिंग, जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं, फ्रिक्शन से होती है, स्ट्रगल से होती है। तो वी गेट द म्यूजिक, जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने, वी गेट द म्यूजिक फ्रॉम द वायलिन बाय फ्रिक्शन। वायलिन बजाते हैं, वायलिन आपने देखा होगा कैसे बजता है। तो वायलिन जब बजता है तो उस कैसे बजता है, तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन करना पड़ता है उसकी कॉर्ड, उसकी जो जो भी स्टिक होती है उसके साथ। और वी लेफ्ट द सीवेज स्टेट व्हेन वी डिस्कवर्ड फायर थ्रू फ्रिक्शन। और जब हम आग की जब हम बात करते हैं, आग कैसे यहाँ पर जो है ह्यूमन बीइंग ने डिस्कवर करी, तो उसके लिए भी फ्रिक्शन करा दो पत्थरों के बीच में। तो कहने का मतलब एग्जांपल इन्होंने दिए हुए हैं कि भाई अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको नॉर्मली लेना चाहिए और वहां से कुछ बेनिफिट्स हमें लेने चाहिए ताकि अच्छे से हम उन कन्फ्लिक्ट्स का फायदा उठा सकें। नाउ देयर आर सम मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। ये तीन मेथड्स बेसिकली इन्होंने दिए, 3 मेथड्स आर देयर। तो ये तीनों मेथड्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यूज में, तो ऑलमोस्ट सारा ही कंटेंट जो है एमपी फॉलेट का यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले डोमिनेशन की बात करते हैं। तो डोमिनेशन पहला तरीका है जी हमारे पास कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। डोमिनेशन होता है दबाना किसी को, डोमिनेशन होता है किसी को एक तरह से सुप्रेस करना। तो डोमिनेशन इज एन एक्ट in which the view of one is imposed upon others in a conflicting situation। कोई ऐसी conflicting situation है तो वहां पर आपने क्या करना है जी, किसी अपना व्यू जो है, अपने जो विचार है दूसरे पे आपने थोप देने जी जबरदस्ती। ठीक है, तो इट इज द विक्ट्री ऑफ वन साइड ओवर द अदर साइड, कि अगर दो लोग यहाँ पर हैं तो जो पावरफुल यहाँ पर होगा तो वो वहां पर जीत जाएगा, जो कमजोर होगा वो हार जाएगा। ठीक है, तो डोमिनेशन में क्या करता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है जीतता है दूसरे पर्सन से। फॉलेट बिलीव दैट इज अ डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजी। फॉलेट ने कहा ये एक डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजी है, नकारात्मक स्ट्रेटजी यहाँ पर है, नेगेटिव स्ट्रेटजी यहाँ पर है, और ये डेंजरस है। ठीक है, तो अंडर डोमिनेशन द कंफ्लिक्ट इज नॉट रिजॉल्व्ड बट रेदर द कंफ्लिक्ट कंटिन्यूज एंड ग्रो इटसेल्फ इन द नेक्स्ट मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। देख कह रहे हैं कि डोमिनेशन कर रहे हैं आप तो उससे कंफ्लिक्ट आप रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, जबकि बल्कि यहाँ पर जो कंफ्लिक्ट है वो बढ़ा रहे हो आप। कंफ्लिक्ट कंटिन्यू रहेगा और ग्रो होता रहेगा, और जब तक जो है सामने वाले को जिसको आपने डोमिनेट किया है, जब तक उसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक जो है ये कंफ्लिक्ट चलता रहेगा। और फाइनली हो सकता है सामने वाला ही आपको कभी डोमिनेट कर दे, हो सकता है आप उसको फिर से डोमिनेट कर दें, तो ये चलता रहेगा। डोमिनेशन कभी भी सोल्यूशन नहीं है अकॉर्डिंग टू फॉलेट। तो कंफ्लिक्ट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स न्यू आइडियाज। अब ये भी होता है कि भाई डिस्ट्रक्टिव क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कंफ्लिक्ट के तौर पे, क्योंकि ये नए आइडियाज यहाँ पर जनरेट करता है। जब कंफ्लिक्ट होता है ना, कंफ्लिक्ट की वजह से हमें कुछ आइडियाज निकलते हैं, कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें, तो उनको हमें यहाँ पर सेग्रीगेट करना होता है। जो अच्छी चीजें होती है उनको अपनाना चाहिए,
जो भी चीजें हो सकती है किसी पक्ष की। डोमिनेशन से क्या होता है, ये आइडियाज डिसअपियर हो जाते हैं, बाहरी बातें नहीं निकल पाती। आप डोमिनेट कर दे तो सामने वाला तो कुछ बोल ही नहीं पाता है। So the domination cannot be considered a good way for conflict situation or conflict resolution. It is a destructive strategy. तो डोमिनेशन को कभी भी हम नहीं कह सकते कि अच्छा तरीका है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, एक डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजी कहा है इसको। दिस इज डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजी। पहला तो हो गया जी रिजेक्ट। दूसरा जो तरीका यहाँ पर है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का वो है कॉम्प्रोमाइज। इट इज ए प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, ये म्यूचुअली क्या करेंगे जी, एडजस्ट करेंगे, ठीक, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कुछ हिस्सा इसको छोड़ना पड़ेगा, कुछ हिस्सा इसको छोड़ना पड़ेगा किसी भी चीज का। तो ईच साइड गिव्स अप अ लिटिल पार्ट ऑफ दिस डिजायर, कि भाई जो भी आपकी डिजायर है उसका कुछ पार्ट जो है हर साइड यहाँ पर क्या करती है, गिव अप करती है। ईच पार्टी इन अ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन गेन समथिंग एज वेल एज लूजेस समथिंग। तो यहाँ पर हर पर्टिकुलर पार्टी, दोनों पार्टी जो होंगी, दोनों तरफ की जिनके बीच में कंफ्लिक्ट है, तो वो क्या करेंगे, कुछ लूज करेंगे, कुछ गेन करेंगे, कंप्लीटली कुछ नहीं मिलेगा। तो फॉलेट सेज दैट कॉम्प्रोमाइज इज आल्सो डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजी। ये कह रहे हैं कि आप कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हो और कॉम्प्रोमाइज से कर रहे हो, तो ये भी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजी है। जो पीपल है दे डू नॉट प्रेफर टू कॉम्प्रोमाइज एंड इट डज नॉट रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट कंप्लीटली। लोग होते हैं वो कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना है जी हमने, कभी भी नहीं चाहेंगे वो, और कंप्लीटली कंफ्लिक्ट इसलिए ये रिजॉल्व भी नहीं करता है। तो कंफ्लिक्ट्स आर द अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म और इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि कंफ्लिक्ट से क्या होता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है, कुछ आइडियाज मिलते हैं जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ अच्छी चीजें, बुरी चीजें, तो अच्छी चीजें हम अपना भी सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज करें तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये लूज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि आइडियाज बाहर नहीं निकल पाते हैं, कंफ्लिक्ट पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से जो कंफ्लिक्ट की वजह है वो पता नहीं चलती है और हम आगे के लिए फिर तैयार नहीं हो पाते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजी। तो फिर क्या करें, दोनों स्ट्रेटेजी आपकी होगी डिस्ट्रक्टिव। फिर इंटीग्रेशन की बात कही इन्होंने, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटीग्रेशन, जहां पर दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट साथ में लेके चले। तो डिजायर्स ऑफ बोथ साइड्स आर इंटीग्रेटेड एंड नो वन हैज टू सैक्रिफाइस एनीथिंग। तो यहाँ पर दोनों साइड्स की जो डिजायर्स हैं इनको इंटीग्रेट किया जाता है और किसी को भी सैक्रिफाइस करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। तो इंटीग्रेशन एड्रेसेस टू कंफ्लिक्ट as well as able to take benefits of the available opportunity to improve the functioning of the organization। इंटीग्रेशन से देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन करेंगे हम, कंबाइन करेंगे दोनों की जो भी डिजायर्स होती हैं, जो भी यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, और फिर उनको जो है देखने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, कंफ्लिक्ट तो रिजॉल्व होता ही होता है अच्छे से, साथ ही साथ हम बेनिफिट भी ले पाते हैं जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इंप्रूव कर सके, ये इसका फायदा रहता है। तो बेस्ट मेथड कहा जाए इसको टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू फॉलेट। ये भी पूछा जाता है कि बेस्ट मेथड कौन सा इन तीनों में से। सबसे पहले हमने देखा डोमिनेशन, फिर कॉम्प्रोमाइज, फिर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से क्या होता है, द कंफ्लिक्टिंग ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। तो इससे क्या होता है, जब आप इंटीग्रेट करते हो दोनों पार्टीज को, तो डेफिनेटली जो है उनको लगता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनसे पूछा जा रहा है, या उनको लग रहा है कि भाई हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो डेफिनेटली जो है एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देती है ये इंटीग्रेशन। और लेकिन एक चीज यहाँ पर पॉइंट और भी है कि इट इज डिफिकल्ट टू अचीव। इतना इतना ईजी नहीं होता है। अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो ना, देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को डोमिनेशन पसंद है। तो फॉलेट बिलीव दैट डायलॉग का मतलब होगा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन शुड नॉट बी यूनिडायरेक्शनल, हेंस शी गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर रिस्पॉन्स इन प्लेस ऑफ लीनियर रिस्पॉन्स। कह रहे कि जो डायलॉग है, जो कम्युनिकेशन है, जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन में, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं, ए और दूसरे का नाम है बी। तो ए बात कर रहा है बी की तरफ, बी से बात कर रहा है, ये यूनिडायरेक्शनल हो गया, ये वापस फीडबैक नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, या लीनियर की जगह क्या होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। मतलब इसको फीडबैक भी देना है, इस तरह से सर्कुलर कह रहे हैं ये। दोनों तरफ को जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए, लीनियर नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल कहें या फिर सर्कुलर रिस्पॉन्स होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटीग्रेशन के बेसिस क्या है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे जी आप इंटीग्रेट चीजों को।
तो सबसे पहली चीज आती है ब्रिंगिंग द डिफरेंसेस इनटू ओपन इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग देम। सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास है इंटीग्रेशन करने का, कि जो डिफरेंसेस हैं, जो भी राय, जो भी विचार आपके वो अलग अलग है, उनमें डिफरेंसेस हैं, उनको ओपन लाइए। सबसे पहले तो उनको ओपन करिए, पता तो चले कि भाई डिफरेंसेस है क्यों, है ना। सप्रेस नहीं करना है उन डिफरेंसेस को। फॉलेट कहती हैं वी कैन नॉट होप टू इंटीग्रेट आवर डिफरेंसेस अनलेस वी नो व्हाट दे आर। ऑब्वियस ये बात है जी, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि बेसिकली डिफरेंसेस क्या हैं, झगड़ा किस बात का है। जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक हम कैसे जो है उनको इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो वी नीड टू अनकवर, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन और रियल इश्यूज इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा जी कि रियल इश्यूज जो है कॉन्फ्लिक्ट में कौन कौन से इन्वॉल्व है, उनको अनकवर करना, आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट फीचर्स इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट रादर देन अ ड्रामेटिक वन। तो आपको देखने हैं सिग्निफिकेंट फीचर जो इंपॉर्टेंट है और जो रिलेटेड है, सही मायने में रिलेटेड कहे या रियल कहे, जो रियल इश्यूज है, रियल फीचर्स हैं उस कॉन्फ्लिक्ट के, उनको आइडेंटिफाई करना है जी आपने। ड्रामेटिक वन नहीं करना है जो फेक है, या हम कहेंगे भाई जो रियल से बिल्कुल मतलब जो प्रैक्टिकल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रिंगिंग द डिफरेंसेस इनटू ओपन। सेकेंडली ब्रेकिंग अप ऑफ द वोल। जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरा पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ब्रेक डाउन करिए छोटे छोटे एलिमेंट्स में। कंसिडरिंग द डिमांड्स ऑफ बोथ साइड्स इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। जो भी दोनों साइड्स हैं, जो जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको उनको कहो कि भाई आप बताइए अपनी डिमांड्स क्या हैं आपकी, व्हाट आर यू बेसिकली डिजायरिंग, आप चाहते क्या हैं बेसिकली, तो उनको पूछो अच्छे से। तो इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ सिंबल्स व्हिच आर प्रोहिबिटेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। सिंबल्स का मतलब जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसको एग्जामिन करो आप बेसिकली, कि कौन सी लैंग्वेज जो है यूज कर रहे हो और कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, कहीं ऐसी लैंग्वेज तो नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क में प्रोहिबिटेड है, इस तरह से आप बात नहीं कर सकते हो। प्रोहिबिटेड मतलब जो जिसके लिए मना किया हुआ है, कहीं ऐसे तो नहीं कर रहे हो आप कोई लैंग्वेज यूज। इट मींस केयरफुल स्क्रूटनाइजिंग द लैंग्वेज यूज टू सी व्हाट इट रियली मींस, कि जो भी आपको कहा गया है सबसे पहले तो आपको उस लैंग्वेज को समझना है, वर्डिंग को समझना है कि भाई कंफ्लिक्ट क्यों हुआ, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, या कोई ऐसा कोई वर्ड यूज तो नहीं किया गया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में रोका, एक हम कह सकते हैं कि भी प्रोहिबिटेड, मना किया गया है जिसको। तो फॉलेट के लिए ऑल लैंग्वेज यूज्ड, all language is used is symbolic, so one should know to know as to what is being symbolized। तो हमें यहाँ पर जब भी जो भी लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो सिंबॉलिक होती है, उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो डेफिनेटली जो है हमें पता होना चाहिए कि भाई मीनिंग क्या है जो भी सामने वाला कह रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों साइड्स की जो डिजायर्स हैं, दोनों साइड्स के जो पक्ष, दोनों पक्ष जो यहाँ पर हैं, उनकी बातें सुनी जाए। ब्रेकिंग अप द होल, तो सबसे पहले क्या है जी, ब्रिंगिंग द डिफरेंसेस इनटू ओपन इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग देम। सेकेंडली ब्रेकिंग अप ऑफ द होल। तीसरा आता है जी हमारे पास एंटीसिपेशन, एंटीसिपेट करना। एंटीसिपेट होता है अंदाजा लगाना, एंटीसिपेट होता है वैसे बेसिकली प्रेडिक्ट करना, है ना। इंट्यूशन की बात हो रही है। इट डज नॉट मीन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इट मींस रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंटली। तो एंटीसिपेशन का मतलब होता है कि अवॉइड नहीं करना है कॉन्फ्लिक्ट हमें, अवॉइड तो खैर करना ही नहीं है ना, रिस्पॉन्ड करना है जी अलग तरीके से आपने, ताकि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल बड़ा जबरदस्त दिया हुआ है। फॉलेट के लिए इंटीग्रेशन इज लाइक गेम ऑफ चेस। दिस इज इंपॉर्टेंट, शायद ये पूछा गया है पीवाईक्यू में, थोड़ा ध्यान रखिए। तो फॉलेट कहती है इंटीग्रेशन क्या है, चेस की गेम की तरह है, जहां पर आपको चालें चलनी होती है अपनी। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें एंटीसिपेशन का। अब कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अ मैन हु लाइक्स मोटरिंग व्हाइल हिज वाइफ लाइक्ड वॉकिंग। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको मोटरिंग पसंद है, जिसको हो सकता है गाड़ी में जाना, बाइक में जाना जो है पसंद होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह, जबकि उसकी जो वाइफ है उसको लगता है कि भाई नहीं मुझे तो चढ़ना है जी। अगर 1-2 किलोमीटर कहीं जाना है तो वाइफ को लगता है कि नहीं जी चल के जाना है, जबकि जो हस्बैंड है वो कहता है कि नहीं जी हम तो बाइक में जाएंगे, हम तो गाड़ी में जाएंगे, जो भी उसका मोटरिंग जो भी उसके पास है। ही एंटिसिपेटेड, हस्बैंड ने एंटिसिपेट किया व्हाट हर रिस्पॉन्स माइट बी, तो उसने इंट्यूशन लगाई, इसने एंटिसिपेट किया कि उसकी वाइफ का रिस्पॉन्स क्या होगा when he will give us a suggestion that they motor on Sunday afternoon by tiring her out playing tennis in the morning। उसने एंटिसिपेट किया कि भाई चलो अब मैं इसको एक ऑफर देता हूं, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। उसको लगा कि भाई हाँ वो जो है मान जाएगी इस चीज के लिए। किस चीज के लिए,
उसने इसको सजेशन दिया कि हम संडे आफ्टरनून को मोटरिंग करेंगे, जहां भी उन्होंने घूमने जाना है गाड़ी में जाएंगे, बाय टायरिंग हर आउट प्लेइंग टेनिस इन द मॉर्निंग। कि भाई अब देखो ना, सिंपल सी बात है, वाइफ क्यों चलना पसंद करती है? वाइफ चढ़ना इसलिए पसंद करती है ताकि थोड़ा वर्कआउट हो जाए। तो वो कहता है हस्बैंड की चलो ठीक है जी, हम वर्कआउट ही करना है तो सुबह टेनिस खेल लेंगे जी मॉर्निंग में, और संडे को उसके बाद आफ्टरनून को हम क्या कर लेंगे, मोटरिंग कर लेंगे। तो हो गया यहाँ पर कंफ्लिक्ट रिजॉल्व। वाइफ का जो वर्कआउट करने का था वो वाला काम भी हो गया, और जो हस्बैंड है उसका भी मोटरिंग करने का काम पूरा हो गया। तो अगर ये अड़े रहते कि नहीं जी बिल्कुल नहीं करना है, हस्बैंड अड़ा रहता कि नहीं जी मोटरिंग ही करनी है, वाइफ अड़ी रहती है यहाँ पर नहीं जी मैं तो पैदल ही चलना, फिर तो शायद अलग अलग जाना पड़ता दोनों को। तो यहाँ पर इन्होंने रिजॉल्व कर दिया कंफ्लिक्ट, कैसे इंटीग्रेट कर दी दोनों की जो भी डिमांड्स है एंटीसिपेशन में। तो कि भाई सुबह हम क्या करेंगे, टेनिस खेलेंगे और वर्कआउट हो जाएगा, और दोपहर को हम क्या करेंगे, गाड़ी में चल पड़ेंगे। तो ये इंटीग्रेशन होता है, इसमें आप दोनों की डिजायर्स को इंटीग्रेट कर रहे हो। तो एंटिसिपेशन ऑफ द रिस्पॉन्सेज इज इटसेल्फ नॉट इनफ, वन नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर रिस्पॉन्सेज एज वेल। तो एंटिसिपेशन तो आप कर रहे हो कि अच्छा मैं उसको ये ऑफर दूंगा, हो सकता है ये मान जाए, हो सकता है नहीं भी मान जाए, तो इसलिए जो रिस्पॉन्स आएगा वो काफी नहीं होता है, हमें तैयार भी रहना है इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए, ना भी तो हो सकती है ना वहां से, तो फिर हमें और आइडियाज लगाने पड़ सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप ऑफ सर्टेन एटीट्यूड्स इन द पीपल, लोगों में कुछ तरह के एटीट्यूड जहां पर बिल्डअप करने हैं, उसके लिए बेसिकली हम क्या है, इंटीग्रेशन यहाँ पर करते हैं। तो रिस्पॉन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं जी, ये पीवाईक्यू में आ चुका है। दो तरह के रिस्पॉन्सेज हैं जी, सबसे पहले सर्कुलर है, फिर लीनियर है, जैसे हमने डिस्कस किया। सर्कुलर वही द गेम ऑफ टेनिस, जैसे कि आपको यहाँ पर दो लोग हैं, एक ने यहाँ से बात करी, दूसरे ने यहाँ से उसको फीडबैक दिया, ठीक है, दोनों क्या है, सर्कुलर रिस्पॉन्स यहाँ पर हो रहा है। तो लीनियर तो सिंपल हो गया, सिंगल यूनिडायरेक्शनल, बस एक ने बोला दूसरे ने सुना। तो फॉलेट कहते हैं सर्कुलर बिहेवियर इज द की टू कंस्ट्रक्टिव कंफ्लिक्ट, कि अगर हमने कंस्ट्रक्टिव कंफ्लिक्ट को यहाँ पर रिजॉल्व करना है तो उसके लिए सर्कुलर बिहेवियर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी, डिफरेंसेस का पता नहीं चलेगा अच्छे से, तब तक जो है हम कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। That's why circular response must be there, circular behavior must be there in order to resolve the constructive conflict. तभी हम constructive conflicts को resolve कर सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स है इंटीग्रेशन में, पीवाईक्यू में आ चुका है जी। अब इंटीग्रेशन आप कर तो रहे, लेकिन देर आर सम मोर प्रॉब्लम्स। तो इट इज ऑलवेज इजियर टू फाइट देन टू सजेस्ट बेटर वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। आजकल के लोगों की बात करें, पहले के लोगों की बात करें, सब में ऐसा था कि भाई फाइट करना इजी है, ऐसा कि भाई फालतू में कोई झगड़ा करना इजी है, कन्फ्लिक्ट करना इजी है, लेकिन उस झगड़े को, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो बेटर तरीके हैं वो कम ही लोग देना पसंद करते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई नहीं देते हैं लोगों को लगता है कि नहीं बस डोमिनेट ही करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए ना सबसे पहले कुछ अच्छी चीजें चाहिए होती हैं, दीज आर डिफिकल्ट टू अचीव। सबसे पहला ऑब्स्टेकल तो यही है कि हमारे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है इंटीग्रेशन की जिसको शायद पूरा करना मुश्किल होता है, वो भी एक ऑब्स्टेकल हो जाता है। तो क्या चाहिए होता है इंटीग्रेशन के लिए, ये आए हुए चारों पॉइंट पीवाईक्यू में। तो इंटीग्रेशन के लिए चाहिए हाई इंटेलिजेंस, काफी ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, कीन परसेप्शन चाहिए, गहरा कोई दृष्टिकोण चाहिए आपके पास, डिस्क्रिमिनेशन, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए चीजों के बीच में, एंड अ ब्रिलियंट इन्वेंटिवनेस, तो आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया करने की, कुछ इनिशिएट लेने की, यहाँ पर बातचीत करने का यहाँ पर इन्वेंटिवनेस यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये चार चीजें चाहिए होती है इंटीग्रेशन के लिए, हाई इंटेलिजेंस, कीन परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्रिलियंट इन्वेंटिवनेस। ये जो इंटीग्रेशन के लिए चीजें चाहिए, ये चाहिए इंटीग्रेशन को करने के लिए, लेकिन ऑब्स्टेकल ये इसलिए है क्योंकि दीज आर डिफिकल्ट टू अचीव, ये हमें उतना इजीली यहाँ पर अचीव नहीं कर पाते हैं इन चारों चीजों को। दैट्स वाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, या ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, हमारे पास ऑब्स्टेकल हो जाता है, रुकावटें, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। सेकेंडली, पीपल एंजॉय डोमिनेशन। तो जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि लोगों को ना डोमिनेशन बड़ा पसंद है, लोग हमेशा दूसरों को डोमिनेट करना यहाँ पर चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं, लोगों को मजा आता है उसमें। और दूसरी तीसरी चीज, लैंग्वेज यूज्ड इज अनदर ऑब्स्टेकल, कि हम कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसका सही मीनिंग जो है सामने होना चाहिए सामने वाले, क्योंकि कई बार क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, कंफ्लिक्ट बढ़ता जाता है। लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है यहाँ पर सही तरीके से यूज करना। लैक ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द लीडर्स, तो लीडर्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं होता है। जो भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए जहां पर कंफ्लिक्ट्स होते हैं, वहां के जो लीडर्स होते हैं
उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता, जो मैनेजर्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता, प्रभाव नहीं होता है, वो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं सबऑर्डिनेट्स को, उस वजह से भी कंफ्लिक्ट होता है। मैनेजर्स ऑब्सेशन विद पावर, तो मैनेजर का ऑब्सेशन होता है पावर के साथ जी, मैं जो मैनेजर हूँ जी, मेरे पास पावर है, तो उसको लगता है वो काफी ज्यादा एक तरह से पोजेसिव हो जाता है उसको लेके, पावर को लेके कि भाई मेरी पावर रहनी चाहिए, मेरी पावर बढ़नी चाहिए, हालांकि तो मैनेजर बस बॉसिज्म करता है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से भी कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी कंफ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। आप अगर बॉस हैं, अगर आप मैनेजर है तो आप मैनेजर ठीक है, लेकिन उसका ऑब्सेशन नहीं करना चाहिए आपको, एक तरह से घमंड नहीं होना चाहिए उसका। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की कमी है थोड़ी सी, चाहे हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की बात करें या जो भी चीजें हैं, तो नहीं हो पाती हैं, एम्प्लॉयज को आप ट्रेन नहीं करते हैं उस तरीके से दूसरों को बिहेवियर को टॉलरेट करने के लिए, अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिर आता है जी गिविंग ऑर्डर्स, ये था कंफ्लिक्ट के बारे में, तो इनको जरूर देखना है आपने, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन इंटीग्रेशन, तो ये सारे के सारे पूछे गए हैं आपसे जी। तो गिविंग ऑर्डर्स का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट दिया है एमपी फॉलेट ने, तो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए जी इन्होंने ऑर्डर्स देने में। तो सबसे पहले कॉन्शियस एटीट्यूड, सेकेंडली रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, थर्ड एन एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, एंड फोर्थ वन इज पूलिंग द रिजल्ट्स। अब 4 तरीके हैं जी हमारे पास ऑर्डर्स देने के। तो सबसे पहला तरीका ये बता, मतलब एक तरह से तरीका तो एक ही है, स्टेप्स बेसिकली प्रोसीजर बताया, पूरा पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से हम ऑर्डर्स दे सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है जी अ कॉन्शियस एटीट्यूड। कैसा एटीट्यूड? कॉन्शियस एटीट्यूड टू रियलाइज द प्रिंसिपल्स थ्रू विच इट इज पॉसिबल टू एक्ट ऑन इन एनी मैटर। हमें कुछ प्रिंसिपल्स है उनके बारे में नॉलेज बताओ, या हम कहें कि उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनको हमें रियलाइज करना है कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स को अगर हम यहाँ पर परफॉर्म करें तो हम किसी भी मैटर को यहाँ पर मतलब सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी है बेसिकली, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कॉन्शियस एटीट्यूड, जहां पर हमें अवेयरनेस है, जहां पर हमें पता है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमने एक्ट करना है किसी भी ऑर्डर को देने के लिए। सेकेंडली रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड का मतलब हुआ टू डिसाइड व्हाट विच ऑफ द प्रिंसिपल्स आर वन शुड एक्ट ऑन। एक तो हो गया कि हमारे पास कॉन्शियस एटीट्यूड है, हमारे पास 1 2 3 4 4 अल्टरनेटिव्स हैं जी, इन 4 अल्टरनेटिव के थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो अब दूसरा था रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, जहां पर हमें पता चला कि अच्छा तीसरे नंबर का जो एक हमारे पास ऑप्शन है, तीसरे नंबर का जो हमारे पास प्रिंसिपल है, इसके ऊपर हमें एक्ट करना है, चूज करना है बेसिकली। तीसरा एन एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, ट्राई एक्सपेरिमेंट्स विद अनयूजुअल सिचुएशन एंड वॉच रिजल्ट्स। उसके बाद क्या करना है, आपने एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड में अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, डिसाइड किया कि हमने ये प्रिंसिपल जो है इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करना है, इस रूल के हिसाब से काम करना है, तो फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट करिए किसी सिचुएशन में, है ना। फोर्थ वन पूलिंग द रिजल्ट्स टू एनालाइज टू व्हाट एक्सटेंट एंड इन व्हाट मैनर द मेथड्स ऑफ गिविंग ऑर्डर्स कैन बी चेंज्ड इफ द एग्जिस्टिंग मेथड आर फाउंड इनफ। तो बेसिकली फोर्थ है पूलिंग द रिजल्ट, जहां पर हमने फिर जो एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड में अप्लाई करा उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को, उसके बाद हमने देखना कि रिजल्ट क्या है जी, क्या हमें उसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे चलना है या फिर हमें कुछ मेथड यहाँ पर चेंज करना है, अगर कोई एग्जिस्टिंग जो भी हम यहाँ पर मेथड यूज कर रहे हैं काफी है या नहीं है, उसके हिसाब से देखना है कि भाई हमें कहीं चेंज करने की जरूरत तो नहीं है मेथड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। तो ये 4 तरीके होते हैं ऑर्डर्स देने के लिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हम एक्ट कर सकते हैं, जिनके हिसाब से हम ऑर्डर दे सकते हैं। सेकंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, जहां पर हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी प्रिंसिपल पे हमें एक्ट करना है। तीसरा है कि भाई एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, जहां पर हमने उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर एक्ट करना है, उस सिचुएशन में अप्लाई करना है उस प्रिंसिपल को। फोर्थ वन इज पुलिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को देखना, यहाँ पर कलेक्ट करना रिजल्ट्स जितने भी आते हैं, और देखना कि भाई क्या हमें कहीं उस पर्टिकुलर गिविंग ऑर्डर्स के मेथड को चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं गिविंग ऑर्डर्स में। फॉलेट कहती हैं ऑर्डर शैल कम फ्रॉम एक्शन एंड नॉट एक्शन फ्रॉम द ऑर्डर्स। सिंपल सा है कि ऑर्डर जो है ना एक्शन से आएंगे, ऑर्डर जो हैं एक्शन से आएंगे, ना कि एक्शंस फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। तो एक्शंस नहीं आएंगे ऑर्डर से, ऑर्डर्स आएंगे एक्शन, यानी कि जिस तरह की एक्टिविटी, जिस तरह की सिचुएशंस होंगी ना, उस हिसाब से आप ऑर्डर देंगे, ना कि ऑर्डर देंगे तो जाके सिचुएशन बनेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसी सिचुएशन है, जैसे एक्शन, जैसी एक्टिविटीज हो रही है, उस हिसाब से आपको ऑर्डर्स देने हैं। फॉलेट कहती हैं दैट द मैनर ऑफ गिविंग ऑर्डर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट,
कि भाई ऑर्डर्स तो आप दे रहे हैं, लेकिन क्या तरीका, कौन सा वे, कौन सा मेथड आप यहां पर यूज कर रहे हो ऑर्डर देने के लिए, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ट्रीटिंग एम्प्लॉइज विदाउट रिगार्ड टू देयर फीलिंग्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट वुड रिजल्ट इन स्ट्राइक इन इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री में जाओ, वहां पर वर्कर्स हैं, हजारों वर्कर्स होंगे, सैकड़ों वर्कर्स होंगे, आपको उन एम्प्लॉइज को ट्रीट करना है उनकी फीलिंग्स के हिसाब से, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि उनकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट उनका रखना पड़ेगा, तभी जाके जो है एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं, तभी जाके जो है ऑर्डर्स वो फॉलो करेंगे। अदरवाइज स्ट्राइक हो जाएगी इंडस्ट्रीज में, अगर आप उनको रिगार्ड नहीं देंगे, उनकी फीलिंग्स को उनके हिसाब से काम नहीं करोगे, या वर्कर्स को आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे, डेफिनेटली वहां पर समस्या आएंगी, स्ट्राइक्स हो जाएंगी इंडस्ट्रीज में। एंड द लैंग्वेज मस्ट बी सूटेबल, और जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो सूटेबल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए, और पोलाइटली होनी चाहिए। मोर वन इज बॉस्ड द मोर वन डेवलप्स अपोजिशन टू द बॉसिंग। अब वही चीजें आती है कि आप बॉस हैं और आप बॉस का ऑब्सेशन दिखा रहे हैं, बॉसिज्म का ऑब्सेशन दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो बॉस हूं, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बॉस बॉस कर रहे हैं, बॉसिज्म दिखा रहे हैं। तो जितना बॉसिज्म दिखाओगे उतना ज्यादा आपको अपोज किया जाएगा आपके एम्प्लॉइज के द्वारा। वो नहीं समझेंगे, फिर आपको वो लगे, उनको लगेगा कि आप एरोगेंट है, और एरोगेंट बन गए आप, एक तरह से घमंडी बन गए, और काफी ज्यादा आप प्राइड ले रहे हैं उस चीज का, सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो कभी भी जो है वहां पर कंफ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होंगे, तो वहां पर अपोज किया जाएगा आपको। और टू गिव ऑर्डर्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, टू गिव ऑर्डर्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स इज अ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, यानी कि रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के ऊपर ही जो है गिविंग ऑर्डर्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड को हमने यहाँ पर भी देखा था, ठीक है, जहां पर हमें डिसाइड करना है बेसिकली कि कौन सा प्रिंसिपल हमने चूज करना है ऑर्डर्स देने के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड आएगा कैसे? टू ब्रिंग दैट एटीट्यूड और हैबिट्स देयर आर 3 स्टेप्स। तो 3 तरीके हैं जी इस पर्टिकुलर एटीट्यूड को लाने के लिए, 3 स्टेप्स हमारे पास हैं। सबसे पहला है, जब हमने रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड लाना है तो कैसे लाना है जी? रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड लाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग अप ऑफ सर्टेन एटीट्यूड्स, कुछ एटीट्यूड्स यहाँ पर हमें बिल्ड करने हैं, कुछ ऑप्शंस हमारे पास होंगे, प्रोवाइडिंग फॉर देयर रिलीज, फिर इनको आप एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सेकेंडली ऑगमेंट, ऑगमेंट होता है इंक्रीज करना, इंप्रूव करना, द रिलीज्ड रिस्पॉन्स एज इट इज बीइंग कैरिड आउट, तो यहाँ पर इसको इंप्रूव भी करना है फाइनली। तो मतलब जब हम रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड बनाएंगे ना, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो कुछ एटीट्यूड्स होने चाहिए आपके पास, है ना, उसके बाद आपको उनको एक्सप्रेस करना है, और फिर जाके जो है जो रिस्पॉन्स आप एक्सप्रेस करोगे उसको आपको इंप्रूव भी करना है, ठीक है। जो आपने एक्सप्रेस कर दिया कोई भी रिस्पॉन्स, उसको आपने क्या करना है, एक तरह से इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है, उसकी जो भी वैल्यू है एज इट इज बीइंग कैरिड, और जो भी जिसको भी आप यहाँ पर कैरी आउट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड में जहां पर आपको चूज करना होता है अमंग द वेरियस ऑप्शंस, वेरियस प्रिंसिपल्स टू एक्ट ऑन, उसको कैसे डेवलप करना है, ठीक है। तो वो आपको हैबिट्स या एटीट्यूड इस तरीके से डेवलप करनी पड़ेगी बार बार प्रैक्टिस करके। कुछ एटीट्यूड्स होंगे आपके पास, फिर आपको उनको एक्सप्रेस करना है, फिर उस रिस्पॉन्स को आपको बेसिकली ऑगमेंट करना है, इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। फिर आता है डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर्स। डीपर्सनलाइजिंग, डी का मतलब होता है टू रिमूव, डी का मतलब होगा टू रिमूव, किसको रिमूव करना है? पर्सन को, या पर्सनल जो भी चीजें यहां पर है इनको हटाना है जी, ठीक है। तो डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ ऐसा ऑर्डर जहां पर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो है आपकी नहीं होगी। जो ऑर्डर कैसा होगा? फॉर्मल होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशन होगा, तो उसको कहते हैं डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर। लॉ ऑफ सिचुएशन एंड ओवरकमिंग टू मच ऑफ बॉसिज्म, दो चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती हैं। एक तो लॉ ऑफ सिचुएशन है कि भाई जब हम ऑर्डर देंगे कैसे डीपर्सनलाइज करेंगे, कि सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे जी, जैसा टाइम है, जैसी सिचुएशन है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स देंगे। सेकेंडली ओवरकमिंग टू मच ऑफ बॉसिज्म, कि बॉसिज्म का जो ऑब्सेशन होता है उसको हमें ओवरकम करना है, हमें यहाँ पर बॉसिज्म नहीं दिखाना, हमें कोऑपरेट करना है एम्प्लॉइज के साथ, ना कि उनको डोमिनेट करना है, तभी जो है डीपर्सनलाइज कर सकते हैं हम यहाँ पर ऑर्डर्स को। तो फॉलेट स्टेट्स दैट द सिचुएशन इज नेवर स्टैटिक, कभी भी एक जैसी स्थिति नहीं होती है, एंड इट ऑलवेज डिपेंड्स एंड इवॉल्व्स विद द टाइम एंड सिचुएशन, तो जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाता है उस हिसाब से आपकी सिचुएशन भी चेंज होती रहती है। सो द ऑर्डर्स टू नेवर शुड बी स्टैटिक बट शुड ऑलवेज कीप एडेप्टेशन विद सिचुएशंस,
उसी तरह से जैसे हमें पता है कि सिचुएशंस अलग अलग हो सकती है, उसी तरह से हमारे ऑर्डर्स भी स्टैटिक नहीं हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें यहाँ पर क्या करना होता है, ऑर्डर्स देने होते हैं। तो ये एमपी फॉलेट ने यहाँ पर कहा हुआ है। ये हो गया डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर हो गया आपका। फिर कुछ और कॉन्सेप्ट्स आते हैं फॉलेट के, जैसे पावर है, अथॉरिटी है, कंट्रोल है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं फॉलेट, यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फॉलेट कहती है पावर को, व्हाट इज पावर, ये पीवाईक्यू में स्टेटमेंट आई हुई है। पावर इज द एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन, कि चीजों को करने का, काम को करने का, करवाने की जो एक तरह से एबिलिटी, योग्यता होती है, उसको हम पावर कहते हैं। तो दो तरह की पावर्स बताई, एक पावर ओवर बताया, एक बताया पावर विद। ये पीवाईक्यू में आ चुका है। तो फॉलेट ने प्रेफर करा है किसको, पावर विद को। तो बेसिकली है क्या पावर ओवर और पावर विद। पावर ओवर जो है एक कोर्सिव पावर है। जो पावर ओवर है वो एक कोर्सिव पावर होती है जी, जहां पर हम फोर्सफुली कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं, फोर्सफुली कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं, उसको पावर ओवर कहते हैं जी हम। समझ रहे हो, जहां पर हम पावर यूज तो कर रहे हैं, दोनों केसेस में हम पावर यूज कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। पावर ओवर का मतलब जहां पर आप डोमिनेट कर रहे हो सामने वाले को, कोर्सिव पावर यूज कर रहे हो। दूसरा आता है पावर विद। विद का मतलब आप सहयोग कर रहे हो, साथ में उनका सहयोग भी ले रहे हैं। तो कोएक्टिव पावर कहते हैं, जहां पर कोऑपरेट कर रहे हैं आप। इसको प्रेफर किया फॉलेट ने कि भाई आप सबको साथ में लेके चले, और पावर अगर यूज भी करनी है तो बिल्कुल एक तरीके से, कोऑपरेटिव तरीके से आपको यूज करनी है, ताकि उसकी एक्सेप्टेंस भी हो। ऐसा नहीं कि आप डोमिनेट करते रहें सबको, तो ये गलत बात है। डोमिनेट करेंगे, कोर्सिव पावर यूज करेंगे, कब तक चलेगी। ठीक है, शी डज नॉट थिंक इट इज पॉसिबल टू एबॉलिश द पावर ओवर, बट वन शुड ट्राई टू लेसन इट। तो फॉलेट का कहना ये है कि वो ये नहीं मानती, ये नहीं सोचती कि भाई आप पावर ओवर को पूरी तरह से खत्म ही कर दो। तो पावर ओवर होता है, कोर्सिव पावर होती है, इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते आप। ठीक है, नॉट पॉसिबल। लेकिन हमें क्या है, कुछ कम करना चाहिए उसको। हमें कोएक्टिव पावर या हमें पावर विद ज्यादा यूज करना चाहिए। पावर ओवर को खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, उसको हमें जितना हो सके कम करना चाहिए। एंड दिस कैन बी अचीव्ड बाय कंबाइनिंग और इंटीग्रेटिंग द डिजायर्स। तो ये भी इंटीग्रेशन से ही हो सकता है। इंटीग्रेशन करनी है डिजायर्स की, ओबेइंग द लॉ ऑफ सिचुएशन थ्रू फंक्शनल यूनिटी। तो हमें इंटीग्रेट करना चाहिए डिजायर्स को यहाँ पर, दोनों साइड्स की, चाहे एम्प्लॉय है, चाहे एम्प्लॉयर है, वर्कर है, मैनेजमेंट है। और लॉ ऑफ सिचुएशन को ओबे करना चाहिए, और फंक्शनल यूनिटी बेसिकली हमें यहाँ पर रखनी चाहिए, तब जाके जो है हम पावर विद को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो फंक्शनल यूनिटी में ईच इंडिविजुअल हैज इट्स, और हर फंक्शन, यानी कि सिंपल सी बात है, फंक्शनल यूनिटी में हर इंडिविजुअल का अपना काम होगा, और देन ही और शी शुड हैव द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी व्हिच गो विद दिस दैट फंक्शन। तो हर इंडिविजुअल के पास एक अलग से फंक्शन होगा, और उस फंक्शन के, उस काम करने, जो भी इसको काम दिया गया होगा, उस काम को करने के लिए उसके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, और वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो Follett also stressed that power can never be delegated from someone as it is the result of knowledge and ability। तो यहाँ पर पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं जी हम। इन्होंने सिंपली कहा हुआ है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि पावर कैन नॉट बी, अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है, पावर की बात हो रही है। पावर कैन नेवर बी डेलीगेटेड। पावर को हम डेलीगेट नहीं कर सकते कभी भी। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर है कहाँ से मिलती है हमें, नॉलेज और एबिलिटी से मिलती है। तो वो नॉलेज और एबिलिटी जरूरी नहीं है जिसको आप डेलीगेट कर रहे हो उसके पास भी हो, उसको यूज करने के लिए कुछ नॉलेज, कुछ एबिलिटी चाहिए, तो इसलिए हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं पावर को। बट शी फील्स वन कैन क्रिएट को सिचुएशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ पावर। तो पावर को डेवलप जरूर किया जा सकता है, उसी तरह की सिचुएशंस में सामने वाले को डाला जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है, फिर जाके उसको वो पावर दी जा सकती है, लेकिन ऐसे नहीं दी जा सकती है विदाउट हैविंग को सिचुएशंस, विदाउट हैविंग the situations that one have experience। तो मतलब जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास जो पावर है ना, वो क्यों है, क्योंकि उसके पास कुछ नॉलेज, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ एबिलिटी है। तो सामने वाले के पास भी वही एबिलिटी, वही नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके जो है पावर उसके पास दी जा सकती है। अथॉरिटी की बात करें, अथॉरिटी को कहती हैं फॉलेट, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है। अथॉरिटी इज द राइट टू डेवलप एंड एक्सरसाइज, राइट टू डेवलप एंड एक्सरसाइज।
राइट है जी, आपके पास अधिकार है अथॉरिटी एक तरह से किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। फॉलेट की स्टेटमेंट आई है पीवाईक्यू में, अथॉरिटी बिलोंग्स टू द जॉब एंड स्टेज विद इट। अथॉरिटी जो है जॉब के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से रहती है। जैसा आपका फंक्शन है, जैसा आपका काम है, वैसी अथॉरिटी आपके पास रहेगी, और फंक्शन जब तक जैसा फंक्शन आपका रहेगा वैसी अथॉरिटी आपके पास रहेगी। अथॉरिटी बिलोंग्स टू द जॉब एंड स्टेज विद इट। अथॉरिटी इज द रिजल्ट ऑफ टास्क परफॉर्म्ड, इसको फंक्शनल अथॉरिटी बेसिकली हम कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? इट इज द रिजल्ट ऑफ टास्क परफॉर्म्ड, कि भाई जो भी आपने काम किया उसका रिजल्ट है अथॉरिटी, इसको फंक्शनल अथॉरिटी कहा हमने। तो अथॉरिटी कैन बी कन्फर्ड टू अदर्स, इट इज नॉट डेलीगेशन। अब ये चीज है यहाँ पर जो पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है, समझना इस चीज को। अथॉरिटी हम कन्फर, ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरों को, लेकिन उसको डेलीगेशन नहीं कहेंगे। पावर को कहा कि नहीं, पावर तो कर ही नहीं सकते जी हम डेलीगेट, लेकिन अथॉरिटी को कह रहे हैं कि हाँ जी डेलीगेट कर सकते हैं। मतलब डेलीगेट शब्द यूज नहीं किया इन्होंने कहा कि कन्फर कर सकते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है अथॉरिटी को एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्सन तक, लेकिन इसको हम डेलीगेशन नहीं कहेंगे। इन्होंने डेलीगेशन शब्द को माना ही नहीं। इन्होंने कहा जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो शब्द है एक ऑब्सोलीट एक्सप्रेशन होता है। कैसा एक्सप्रेशन हो गया? ऑब्सोलीट एक्सप्रेशन हो गया है, विच इज नॉट इन ट्रेंड, या हम कहें ओल्ड फैशन्ड। ऑब्सोलीट एक्सप्रेशन हो गया है, जो डेलीगेशन शब्द है ऑब्सोलीट हो गया है, पुराना हो गया है जी, अब यूज नहीं होता है। तो हम अथॉरिटी को ट्रांसफर तो कर सकते हैं, दे तो सकते हैं दूसरे को, लेकिन उसको हम डेलीगेशन नहीं कहेंगे। तो जस्ट लाइक अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इज गेन फ्रॉम द फंक्शन एंड द सिचुएशन। वही चीजें हैं, जैसे अथॉरिटी की हमने बात करी, फंक्शनल अथॉरिटी होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फंक्शनल होती है, सिचुएशनल होती है। ठीक है, वही चीजें आती हैं। फिर आती है कंट्रोल। कंट्रोल जो शब्द है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछा गया है आपसे। तो फॉलेट ने कहा दैट देयर मस्ट बी फैक्ट कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बेसिकली सिचुएशनल कंट्रोल होना चाहिए rather than मैन कंट्रोल। मैन हो गया जहां पर आप बायसनेस करते हैं, जहां पर आपके लाइक्स डिसलाइक्स आते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं करोगे, आप कंट्रोल करोगे यहां पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन है। उन्होंने बात करी को रिलेटेड कंट्रोल की rather than सुपर इम्पोज्ड कंट्रोल। सुपर इम्पोज्ड कंट्रोल को यहां पर रिजेक्ट किया, मैन कंट्रोल को यहां पर रिजेक्ट किया। मैन कंट्रोल की जगह कहा फैक्ट कंट्रोल। सुपर इम्पोज्ड कंट्रोल मतलब जबरदस्ती जो कंट्रोल आप करते हो फोर्सफुली, उसको रिजेक्ट किया। और को रिलेटेड कंट्रोल की बात करी, जहां पर आप को रिलेशन कर, जहां पर आप कोऑपरेट करें बेसिकली वर्कर्स के साथ। फैक्ट्स वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जो फैक्ट्स, जो इंफॉर्मेशन आपकी हैं, या जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कंट्रोल कर रहे हो, वो वेरी करता है आपका सिचुएशन टू सिचुएशन। तो इन्होंने एम्फेसाइज दिया ऑन सेल्फ कंट्रोल। याद रखना जी, फॉलेट ने ना तो मैन कंट्रोल कहा, ना तो सुपर इम्पोज कंट्रोल कहा, इन्होंने कहा फैक्ट कंट्रोल, को रिलेटेड कंट्रोल, या हम कहें सेल्फ कंट्रोल की इन्होंने बात करी हुई है। इफ ऑर्गेनाइजेशंस वर टू बी वेल इंटीग्रेटेड, यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड, कंट्रोल मस्ट बी डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ यूनिफाइंग प्रोसेस। अगर ऑर्गेनाइजेशंस को हम यहाँ पर, अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करना है, यूनिफाई करना है, कोऑर्डिनेशन में लाना है, कंट्रोल को हमें डिजाइन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा यूनिफाइंग प्रोसेस के तहत। यूनिफाइंग प्रोसेस के तहत हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कैसे? नाउ व्हाट इज यूनिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो यूनिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ डायरेक्टिंग एंटिटी, जहां पर आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल यहां पर करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तभी प्रोडक्टिविटी, तभी एफिशिएंसी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगी, तभी अच्छे से कंट्रोल भी होगा। इन ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, फॉलेट फील्स कंट्रोल टेंड्स टू बी सेल्फ कंट्रोल। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपकी सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डायरेक्शंस आपको मिल रही हैं, तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो सेल्फ कंट्रोल यहां पर मांगती है, जहां पर हमें इस तरह की सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ डायरेक्टिंग एंटिटीज चाहिए। तो कोई भी यूनिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है, ऑटोमेटिकली यहां पर कंट्रोल करें चीजें। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या कहते हैं जी फॉलेट ने एडवोकेट करा था आइडिया ऑफ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी है जी इन्होंने, एंड रिजेक्टेड फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या होता है फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होता है फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कहते हैं प्लूरलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब जैसे ये हायरार्की है, दिस इज हायरार्की, यहाँ पर कुछ आपके रैंक्स हैं, लोग हैं, तो यहाँ पर आपकी टॉप पोजीशन है, टॉप अथॉरिटी है। तो फंक्शनल अथॉरिटी कहती है कि भाई ए बी सी, ए का अलग से फंक्शन है, बी का अलग से फंक्शन है, सी का अलग से फंक्शन है।
लेकिन जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि इनका फंक्शन अलग अलग है ना, ए बी सी का, तो इनका फंक्शन अलग है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस फंक्शन के हिसाब से है कि ए के पास कोई काम दिया हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की है, बी के पास कोई काम दिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बी के पास है, और वैसे सी डी ई। तो कहने इसको कहते हैं फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, की जो भी फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो उस फंक्शन को परफॉर्म करते करते आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जा रही है और आपको ही उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पूरी पूरी जो आप कर रहे हो, दैट इज फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि ए ने कोई काम किया, बी ने कोई काम किया, सी ने कोई काम किया, इनके पास छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन इनको नहीं पूछा जाएगा, अल्टीमेटली किसको पूछा जाएगा, जो टॉप ऑफ द अथॉरिटी है, इसको कहते हैं फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं उसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं जी। लेकिन फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि जो जो फंक्शन कर रहा है, जो व्यक्ति जिस भी फंक्शन को कर रहा है, उस फंक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी होगी, ठीक है, दैट इज फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर प्लानिंग कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसमें भी इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। तो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में क्या कहती हैं जी, फॉलेट अकॉर्डिंग टू एमपी फॉलेट, प्लानिंग इज अ स्कीम ऑफ सेल्फ एडजस्टमेंट एंड सेल्फ कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एंड वेरिंग इंटरेस्ट। तो प्लानिंग एक ऐसी स्कीम होती है जहां पर हमें सेल्फ एडजस्ट करनी है चीजें, सेल्फ कोऑर्डिनेट करनी है चीजें, ठीक है, बहुत सारी इंटरेस्ट की, वेरिंग इंटरेस्ट यानी कि चेंजिंग इंटरेस्ट की। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एडजस्टमेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तभी सेल्फ एडजस्टमेंट यहां पर हो पाएगी, तभी जो है सही तरीके से हम प्लान कर पाएंगे चीजों को। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन गिवन बाय फॉलेट। तो फॉलेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर आपके पास हैं, यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। तो देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए 4 प्रिंसिपल है जी। कोऑर्डिनेशन एज द रेसिप्रोकल रिलेटेड ऑफ ऑल फैक्टर्स इन अ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपस में रिलेटेड है जी। ऑल फैक्टर्स इन अ सिचुएशन हैव टू बी रिलेटेड टू वन अनदर। जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं जी। दैट इज कोऑर्डिनेशन एज द रेसिप्रोकल रिलेटिंग ऑफ ऑल फैक्टर्स इन अ सिचुएशन। कि भाई कोऑर्डिनेशन में जितने भी फैक्टर है किसी भी सिचुएशन में, सब फैक्टर्स को आपस में कोऑर्डिनेट, सब फैक्टर्स को आपस में रिलेट होना जरूरी है। सेकेंडली, coordination by direct control. The people in an organization must be in direct contact with one another irrespective of their position in a hierarchy. कह रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट कंट्रोल से भी हो सकता है, कि जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर होंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली जो है वो एक दूसरे इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन दे आर होल्डिंग, कि हायरार्की में कोई भी पोजीशन उनकी है तो उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में यहाँ पर बेसिकली होना जरूरी है, जिससे वो कंट्रोल इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल फॉलेट बिलीव दैट द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट एज वर्टिकल। जैसे कि हम हायरार्की में देखते हैं ये आपके वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है ही, हॉरिजॉन्टल आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी यहाँ पर जरूरी है सेम लेवल्स का। कोऑर्डिनेशन इन द अर्ली स्टेजेस। तो पीपल पार्टिसिपेशन शुड बी एट द स्टेज ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नॉट ओनली ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं उस वक्त तो आपका जो लोगों की पार्टिसिपेशन है वो शायद होती है, लेकिन लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो इन द स्टेज ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी होनी चाहिए, कि आप पॉलिसी को जब फॉर्मुलेट कर रहे हैं ना उस वक्त भी लोगों को पार्टिसिपेट करने देना है आपने। जरूरी नहीं है कि भाई आपको इम्प्लीमेंटेशन में ही पार्टिसिपेशन करानी है लोगों की, आपको फॉर्मुलेशन में भी पार्टिसिपेट करवाना है लोगों को। इसको कहते हैं अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेजेस का मतलब व्हाइल यू आर बेसिकली हैविंग पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, पॉलिसी मेकिंग वाली स्टेज की बात हो रही है। दिस विल इंक्रीज द मोटिवेशन मोरल ऑफ द इंडिविजुअल्स। इससे क्या है, किसी भी इंडिविजुअल का मोटिवेशन, किसी भी इंडिविजुअल का मोरल है वो बूस्ट होगा। फोर्थ आता है कोऑर्डिनेशन एज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। जो कोऑर्डिनेशन है वो कंटिन्यू प्रोसेस से चलता रहता है। प्लानिंग से आप एक्टिविटी की तरफ जाएंगे और एक्टिविटी से फर्दर प्लानिंग की तरफ आप जाएंगे, ये चलता रहेगा जी आपका जो भी कोऑर्डिनेशन है। शी एम्फेसाइज द इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस रिसर्च। इन्होंने कहा कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस रिसर्च। आप रिसर्च करते रहे, उससे आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इंफॉर्मेशन इटसेल्फ वुड बी अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो भी एक कंट्रोल की ही फॉर्म होगी, उससे भी आप कंट्रोल ही कर सकते हैं चीजों को। देयर वुड बी अ टेंडेंसी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन गिवन। अगर ये एक्यूरेट है, अगर ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है तो बिल्कुल उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से लोग एक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल बेसिकली ये भी कर सकती है। तो ये देखा जी हमने 4 तरह के कोऑर्डिनेशन, 4 प्रिंसिपल यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के, सॉरी
तो यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एज द रेसिप्रोकल रिलेटिंग ऑफ ऑल फैक्टर्स इन सिचुएशन, कोऑर्डिनेशन बाय डायरेक्ट कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन इन द अर्ली स्टेजेस, कोऑर्डिनेशन एज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। फिर आता है लीडरशिप। तो लीडरशिप के लिए क्या कहती हैं जी फॉलेट? तो लीडरशिप में देखो फॉलेट कहती है सिंपल दैट लीडर इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट वन हु कैन सी ऑल अराउंड द सिचुएशन। कि भाई लीडर का मतलब ये नहीं है कि भाई वो प्रेसिडेंट हो ऑर्गेनाइजेशन का, उसको नहीं कहते हम लीडर। लीडर का मतलब जो ऑल अराउंड सिचुएशन देख सकता है, जो फोरसी कर सकता है, जो प्रिडिक्ट कर सकता है चीजें, जो आगे विजन हो जिसके पास एक। अकॉर्डिंग टू हर अ लीडर इज अ मैन जो क्या कर सकता है। देखो जी लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एनर्जाइज करे अपने ग्रुप को। क्या करे? एनर्जाइज करे, जो लोगों को एनकरेज करे, यहाँ पर मोटिवेट करे, नोज हाउ टू एनकरेज इनिशिएटिव्स। और ये भी जानता हो लीडर कि भाई किस तरीके से इनिशिएटिव्स को एनकरेज किया जा सकता है, किस तरीके से आप लोगों से काम करवा सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि आप पहल करिए, आप इनिशिएट लीजिए। यहाँ पर नोज हाउ टू ड्रॉ फ्रॉम ऑल व्हाट ईच हैज टू गिव, काम करवाना, टू मेक थिंग्स हैपन, चीजों को करवाना, यहाँ पर चीजों को एक तरह से लोगों के द्वारा करवाना कि लोगों को क्या क्या यहाँ पर परफॉर्म करना है, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने वो करवाना उनसे। ठीक है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए लीडर के पास। मोटिवेट करे ग्रुप को, एनकरेज करे इनिशिएटिव्स को, और साथ ही साथ काम भी करवाए लोगों से जो उनको करना है। तो लीडर इज द एक्सप्रेशन ऑफ हार्मोनियस एंड इफेक्टिव यूनिटी, कि एक हार्मोनियस इफेक्टिव यूनिटी का यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है, एग्जाम्पल होता है लीडर। और लीडर ही यहाँ पर हार्मनी, लीडर ही यहाँ पर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेगा। A leader has also to organize experience of the group and transform it into the power। तो जो लीडर होता है उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए एक्सपीरियंस ग्रुप का, और साथ ही साथ उस एक्सपीरियंस को पावर में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, यूज करना चाहिए यहाँ पर अपने, और एक तरह से जो एक्सपीरियंस होता है ग्रुप का, लोगों का, उसको यूज करना आना चाहिए। फॉलेट ने स्ट्रेस दिया ऑन द स्टेटमेंट दैट लीडर्स आर नॉट ओनली बोर्न बट कैन बी मेड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। फॉलेट की स्टेटमेंट है कि जो लीडर होता है वो सिर्फ पैदा नहीं होता है, लेकिन उसको हम एजुकेशन ट्रेनिंग दे के उसको बना भी सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मैनेजमेंट में। सिर्फ पैदाइशी नहीं होते हैं लीडर, उनको बनाया भी जा सकता है। तो 3 तरह की लीडरशिप बताई एमपी फॉलेट ने। तो सबसे पहले लीडरशिप बताई लीडरशिप ऑफ पोजीशन, फिर बताया लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी, फिर बताया लीडरशिप ऑफ फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है और पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू में। तो लीडरशिप पोजीशन का मतलब हुआ कि जिस पोजीशन को वो होल्ड कर रहे हैं हायरार्की में, जिस पोजीशन को वो होल्ड कर रहे हैं उस पोजीशन की वजह से वो लीडर बने हुए हैं जी। सेकेंडली लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी, कि भाई उसके पास कुछ ऐसी हीरो क्वालिटीज हैं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, या जो भी चीजें हैं उस वजह से क्या है वो लीडर है। तीसरा आता है लीडरशिप ऑफ फंक्शन, कोई काम वो कर रहा है फंक्शन बेस्ड, इसलिए वो लीडर है। यानी कि जिस काम को वो परफॉर्म कर रहा है उसमें वो मास्टर है, जिस काम को परफॉर्म कर रहा है उस काम को करने की वजह से जो है वो लीडर है। उसको प्रेफर किया फॉलेट ने फंक्शनल लीडरशिप को, याद रखना इसको कहते हैं फंक्शनल लीडरशिप। इसको किया फॉलेट ने प्रेफर। ये पोजिशनल लीडरशिप है, ये पर्सनैलिटी वाली लीडरशिप है, और ये फंक्शनल है। फंक्शनल को किया प्रेफर फॉलेट ने। फिर फॉलेट की कुछ स्टेटमेंट आती हैं स्टेट और डेमोक्रेसी के ऊपर। ये कहते हैं कि स्टेट और डेमोक्रेसी का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। तो फॉलेट ने कहा दैट द स्टेट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एनी सोशल ग्रुप एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कि जब हम स्टेट की बात करते हैं, राज्य देश हमारा होता है, तो सबसे, या गवर्नमेंट होती है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होता है किसी भी सोशल सोसाइटी के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास स्टेट ही होता है। ही एडवोकेटेड डेमोक्रेसी एज ए फाउंडेशन ऑफ ए ट्रू स्टेट, कि भाई अगर सही स्टेट हमें चाहिए, सही मायने में कोई स्टेट होगा तो वो डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड होगा, जहां पर पीपल विल बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस फ्रीली इन सच एन ऑर्डर, कि जहां पर लोगों को अपनी फीलिंग्स को खुले तौर पर जो है एक्सप्रेस करने को दिया जाएगा, ओपिनियंस को दिया जाएगा। तो पर्पस ऑफ लॉ ऑफ अ स्टेट इज टू एंश्योर ग्रुप्स अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स विदाउट मेकिंग एनीबॉडी कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी काउंट। तो लॉ ऑफ अ स्टेट का पर्पस क्या है? लॉ ऑफ अ स्टेट का पर्पस है कि जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें यहाँ पर, ताकि किसी को भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े।
सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की डेवलपमेंट करना है, स्टेट का यहाँ पर लॉ है। She also mentioned that participation of people should not be limited to the ballot box only, but continuously in the decision making processes. बहुत अच्छी बात यहाँ पर फॉलेट ने कही है कि जो पार्टिसिपेशन है लोगों की, पीपल पार्टिसिपेशन जो है वो आपके बैलेट बॉक्स तक ही जो है सीमित नहीं रहनी चाहिए कि आप लोग आए, वोट दिया, अपना प्रतिनिधि चुना और काम खत्म। जी नहीं, बैलेट बॉक्स से तो शुरू होगा वो, वहां से उनकी पार्टिसिपेशन, और वो चलती रहनी चाहिए पार्टिसिपेशन इन कंटिन्यूअसली इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। पॉलिसी जब भी बन रही है, डिसीजन जब भी सरकार ले रही है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना ही करना, ठीक है। उसमें चाहे उसका क्रिटिसिज्म आप करो, चाहे उसको प्रेज करो, सपोर्ट करो, जो आपको लगता है, यानी कि अपने व्यूज आपको देने ही देने रिगार्डिंग व्हाट गवर्नमेंट, व्हाट स्टेट इज डूइंग। शी सेड दैट ग्रुप्स कैन लीड लार्जर स्टेट विद देयर डेमोक्रेटिक स्पिरिट इन द राइट पाथ। जो भी ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, वो जो बड़ा स्टेट होगा उसको भी जो है बढ़िया तरीके से चला सकता है, एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट अगर उनके पास हो, सही डायरेक्शन में आप अपने स्टेट को लेके जा सकते हैं अगर डेमोक्रेसी यहाँ पर सही हो। तो दिस इज स्टेट एंड डेमोक्रेसी एज पर फॉलेट। थोड़ा सा क्रिटिकल इवेल्युएशन कर लेते हैं जी। व्हाट इज क्रिटिसिज्म? इग्नोर द सोशल नेचर इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में सोशल नेचर की बात कर रहे हैं कि भाई सोशल नेचर इन्होंने इग्नोर करा। शी इज क्रिटिसाइज्ड एज एन आइडियलिस्ट, आदर्शवादी। वही चीजें, दिक्कतें सब यही हैं कि आदर्शवादी मॉडल दे रहे हैं, आदर्शवादी यहाँ पर कुछ बातें कह रहे हैं, बस प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है, कोई ज्यादा खास ध्यान दिया नहीं इन्होंने। She was also criticized for not interpreting the social content of organization scientifically। वही चीजें कि भाई सोशल कंटेंट इन्होंने सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया, सही तरीके से एक तरह से अंडरस्टैंड नहीं करवाया है। और आरजीएस बेकर ने तो स्टेटमेंट दी हुई है, फॉलेट वाज नॉट अ सिस्टमैटिक राइटर। आरजीएस बेकर की स्टेटमेंट है कि भाई फॉलेट जो है सिस्टमैटिक राइटर नहीं है या नहीं थी। शी थ्रू आउट इंटरेस्टिंग आइडियाज मोर और लेस रैंडमली। इन्होंने आइडियाज दिए, इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनको एक ऑर्डर में नहीं रखा, रैंडमली इन्होंने जो है यहाँ पर अपने टॉपिक्स दिए, अपने आइडियाज दिए। पीटर ड्रकर कैंटर ने कहा दैट आइडियोलॉजी ऑफ कोऑपरेशन, नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कंसेंसस वर नॉट इन सिंक विद द वर्ल्ड ड्यूरिंग हर प्रोफेशनल लाइफ। कह रहे हैं कि भाई जो भी दुनिया उस वक्त थी जब वो प्रोफेशनल लाइफ अपनी यहाँ पर परस्यू कर रही थी, जब वो लिख रही थी, तो चाहे आप आइडिया कहें कॉपरेशन का, नेगोशिएशन का, कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, या कंसेंसस का, कंसेंसस होता है सहमति, आपसी सहमति, जो यहाँ पर कॉपरेशन होता है ना, ये जो आइडियाज थे वो कंसिस्टेंट नहीं थे उसके टाइम के हिसाब से, उस वक्त जो है इस तरह के आइडियाज थे नहीं, ठीक है। जॉर्ज क्लाउड क्या कहते हैं? मैरी पार्कर फॉलेट वाज अ ट्रू मैनेजमेंट फिलोसोफर। जो मैरी पार्कर एमपी फॉलेट थी वो ट्रू मैनेजमेंट फिलोसोफर थी, एक पायनियर थी, शुरुआत जिन्होंने करी थी, जिन्होंने who helped span the gap between mechanistic approach of Taylor and our contemporary approach emphasizing human behavior। तो यानी कि एक आपके पास साइंटिफिक अप्रोच है, एक ह्यूमन बिहेवियर, उन दोनों के बीच का एक तरह से गैप इन्होंने यहाँ पर बेसिकली दिया था, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से बाइफरकेट हुआ था आपका क्लासिकल इरा और आपके बिहेवियरल इरा। तो मेटकाल पूर्वी क्या कहते हैं? हर कंसेप्शंस वर इन एडवांस ऑफ हर टाइम, दे आर स्टिल इन एडवांस ऑफ करंट थिंकिंग। कि हम कहें कि जो एमपी फॉलेट ने जो कंसेप्शंस दिए, एमपी फॉलेट ने जो यहाँ पर अपने थॉट्स दिए, वो अपने उसके टाइम से काफी पहले के थे, हम कह ले, मतलब वो अपने टाइम से काफी ज्यादा एडवांस थी, हम कह सकते हैं कि भाई आज की डेट में भी देखेंगे तो उसके जो आइडियाज है अभी भी नए लगते हैं। मतलब उस दौरान क्लासिकल इरा में जब एक तरह से मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी भी थी, उस वक्त भी उन्होंने आइडियाज दिए, तो काफी अपने टाइम से काफी आगे के आइडियाज दे दिए उन्होंने। शी वॉज वेरी एडवांस ऑफ हर टाइम, काफी फ्यूचर की बात कर ली उन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ इनके क्रिटिसिज्म थे, तो आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो देखो ये थिंकर जो है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लो। थ्योरी का पोर्शन बहुत ईजी है, बाकी उसके बाद तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, वो तो सारी चीजें आप इजीली कर भी सकते हो, लेकिन थ्योरीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनको अच्छे से देखो और रिवाइज भी कर लिया करो। अगेन आई एम सेइंग रिवीजन मस्ट है, बिना रिवीजन के कहीं पर भी नहीं आप एग्जिस्ट कर सकते, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना साथ साथ में, और मॉक्स भी प्रैक्टिस करते रहना। बाय बाय, टेक केयर।